हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स क्वेश्चन है। यहाँ पे कवर किया गया है क्वेश्चन को कि बिल कैसे कानून बनाता है। भारतीय संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन कौन से है। ओके, तो ये पॉलिटिकल साइंस का है, तो इसका आज बनाया गया है। और और भी सारे सब्जेक्ट का बन रहा है, धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को बस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो है, जो भी अपलोड हो चुका है वीडियो, वहाँ से पढ़ें। और जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आप लोग वहाँ से पढ़ करके अपना नोट तैयार करें, क्योंकि अब पेपर स्टार्ट होने वाला है मार्च में। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, और जैसे कि आप लोग लाइक करिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग लाइक ज़रूर दें वीडियो को। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन। बिल कैसे कानून बनाता है। भारतीय संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण को कौन कौन से हैं वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का है। तो चलिए देखिए, बिल बिल शब्द का प्रयोग संसद द्वारा पारित विधि के संबंध में किया गया है। ठीक है ना, बिल शब्द का प्रयोग संसद द्वारा पारित विधि या कानून बनाने के संबंध में किया गया है। अंग्रेजी के बिल का हिंदी रूपांतरण विधेयक है। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं बिल और हिंदी में बोलते हैं विधेयक। बिल या विधेयक एक प्रस्ताव होता है जिसे विधि का स्वरूप देना होता है। ठीक है, जिसे कानून बनाने का एक स्वरूप देना होता है। प्रत्येक विधेयक को कानून बनाने से पहले प्रत्येक सदन में अलग अलग 5 स्थितियों में गुजरना पड़ता है और उसके 3 वाचन होते हैं। ठीक है, कितना, 5 स्थितियों से गुजरना पड़ता है और उसके 3 वाचन होते हैं। ठीक है ना, रीडिंग, उसको 3 बार पढ़ा जाता है। ठीक है ना, 3 जगह। पांचों स्थितियां इस प्रकार है। पहला वाचन, दूसरा वाचन, प्रवर समिति की स्थिति, प्रतिवेदन काल तथा तीसरा वाचन। ओके, नेक्स्ट है कि जब दोनों सदनों में इन पांचों स्थितियों से विधेयक गुजरकर बहुमत से प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है, तब विधेयक सर्वोच्च कार्यपालिका के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। ठीक है ना, कह रहा है कि दोनों सदन, राज्यसभा और संसद में, दोनों जगह क्या होता है, ये पढ़ा जाता है और वहां से पारित होता है। तब जाता है सर्वोच्च कार्यपालिका के हस्ताक्षर के लिए, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होता है। सर्वोच्च कार्यपालिका की अनुमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। जो सर्वोच्च कार्यपालिका, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, कोई भी कानून नहीं बनेगा। ओके, अतः किसी भी विधेयक को विधि में परिणत होने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि वह दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत हो। ठीक है ना, तो ये अगर लागू होना है तो पहले दोनों सभाओं में क्या किया जाना चाहिए, स्वीकृति प्रदान करना चाहिए, होना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके उपरांत सर्वोच्च कार्यपालिका की हस्ताक्षर सहित स्वीकृत भी अनिवार्य है। सर्वोच्च कार्यपालिका स्वीकृत भी अनिवार्य है। सबसे पहले बिल को राज्यसभा में या फिर लोकसभा में सरकार की तरफ से पेश किया जाता है। कोई भी अगर बिल या कानून बनाया जाता है, अभी हमारे देश में बहुत सीए का कानून बना, फिर बहुत सारा कानून बनते रहता है, अभी कृषि बिल का कानून बना, तो ये दोनों सदनों में क्या होता है, पास होता है, तब ही बिल बनता है, कोई कानून बनता है, नहीं तो ऐसे नहीं बनता है। अगर कोई भी यहाँ पे अगर वोटिंग कम मिलता है तो नहीं बन पाएगा। जिसके बाद इसके पक्ष और विपक्ष में बहस होते हैं, और इसके जो भी है पक्ष और विपक्ष दोनों में बहस होती है, उसकी अच्छाई और बुराइयां भी देखी जाती हैं, जिससे इस बिल में क्या कमी है उसे ठीक किया जा सके। ठीक है ना, अभी कृषि कानून में देखे कितना बार किसान नेता गए और सरकार के बीच बातचीत हुआ, लेकिन कोई अभी तक हल नहीं निकल रहा है। चलिए, इसके बाद बिल पास होने के लिए वोटिंग होती है। उसके बाद क्या होता है भाई, बिल पास करने के लिए वोटिंग होती है, जिसमें एक तय संख्या के हिसाब से आंकड़ा बनता है। ये सदन में मौजूद सदस्यों के आधार पर तय की जाती है। ऐसे में अगर सदन की संख्या पूरी है तो
2/3 की बहुमत की जरूरत पड़ती है। कितने की बहुमत होती है भाई? 2/3 की बहुमत होती है। जितना ही संसद है उपस्थित, उसकी 2/3 जरूरत पड़ती है। दो तो वह अगर सदन में सांसद अनुपस्थित है या फिर वो वोट नहीं डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में 50% का बहुमत आंकड़ा चाहिए होता है। ठीक ना? कितना? 50% यानी आधे का बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए। उदाहरण यहाँ पे देकर समझाया गया है। उदाहरण के रूप में, अगर लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें से अगर 95 सांसद अनुपस्थित है या फिर वो वोट नहीं डालते हैं, तो बहुमत का आंकड़ा 225 होगा। ठीक है? अगर 95 सांसद अनुपस्थित होगा तो कितना आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा चाहिए? 225 होगा। क्योंकि कुल संख्या भी 450 सांसदों की हो जाती है। ठीक है? ऐसे में बिल पास होने के लिए 50% सांसदों की ही जरूरत होगी। वही दूसरी तरफ अगर सदन में पूरे सदस्य मौजूद हैं, तो 2/3 के बहुमत से बिल पास करना होगा, जिसके लिए 545 सदस्य वाली लोकसभा में 340 मतों की जरूरत होगी। ठीक है ना? कितना की जरूरत? अगर सारे सांसद मौजूद हैं तो वहां पे 545 सदस्य अगर मौजूद हैं, तो कितना मत चाहिए भाई? 340 मत चाहिए कोई भी बिल पास करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार वोट होने के बाद इनकी गिनती होती है। अगर ऐसे में नतीजा बराबरी का निकलता है, तो फिर सदन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि सभापति या उपसभापति अपना वोट डालते हैं। ठीक है? और इसके बाद नतीजा घोषित किया जाता है। अगर क्या किया जाता है, अगर वोट का हो जाए, बराबर हो जाता है, तो उस समय उपसभापति या सभापति क्या करते हैं? वोट डालते हैं, फिर रिजल्ट निकलता है। एक बिल को कानून में बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में पास होना जरूरी होता है। ठीक है ना? एक बिल को कानून में बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में क्या होना चाहिए? पास होना जरूरी होता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर बिल पास होगा, तभी वो कानून बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, नहीं तो वहीं से लौट जाता है। ठीक है? तो दोनों सदन में क्या होता है भाई? पास होता है, तभी कोई भी कानून बनेगा। जब एक बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है, तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है ना? जब दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो आखिर में कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति की आखिरी अनुमति के बाद बिल कानून में परिवर्तित हो जाता है। ओके, अब देखिए आगे क्या है। संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण। अब देखिए इन विभिन्न चरण है। संसद मुख्यतः कानून बनाने वाली संस्था होती है। संसद क्या है भाई? कानून बनाने वाली क्या होती है? संस्था होती है। उसके बाद कोई भी यहाँ पे को लिखा है, कोई भी प्रस्तावित कानून संसद में एक विधेयक के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। संसद में पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह कानून बन जाता है। ठीक है ना? संसद में पारित हो जाता है, राज्यसभा और लोकसभा, तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके बाद से क्या हो जाता है? पारित हो जाता है कानून। ओके, अब देखिए क्या लिखा है। संसद के समक्ष आने वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है? संसद के सामने आने वाले विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साधारण विधेयक, और एक होता है धन अथवा वित्त विधेयक। साधारण विधेयक देखिए क्या होता है। संसद के प्रत्येक सदस्य को साधारण विधेयक प्रस्तावित करने का अधिकार है। प्रस्तावित करने के आधार पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं: सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। मंत्री सरकारी विधेयक प्रस्तावित करते हैं, जो मंत्री होते हैं वो सरकारी विधेयक पर प्रस्तावित करते हैं, और जो विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया नहीं जाता है, वह गैर सरकारी विधेयक होता है। अगर कह रहा है जो विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश नहीं किया जाता है, कोई दूसरा लोग पेश करता है, तो वह गैर सरकारी विधेयक होता है। जिसका अर्थ यह है कि गैर सरकारी विधेयक किसी सांसद द्वारा प्रस्तावित किया गया होता है, ना कि किसी मंत्री द्वारा होता है। ठीक है ना? मंत्री आप समझते हैं ना, सारे सांसद क्या होते हैं? मंत्री नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो मंत्री अगर विधेयक पे करता है, वोटिंग करता है, तो उसको सरकारी विधेयक कहते हैं।
और कोई संसद करता है तो उसको कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। संसद का अधिकतर समय सरकारी विधेयकों को निपटाने में लग जाता है, ठीक है ना। कह रहा है संसद का अधिकतर समय सरकारी विधेयक को निपटाने में लग जाता है। विधेयक को कोई अवस्था से विधेयक को कई अवस्थाओं से क्या हो जाता है, गुजरना पड़ता है। प्रथम वाचन अब आ गया, यहाँ पे क्या आ गया भाई, प्रथम वाचन। वहां बोला गया था ना, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन होता है, उसके बाद से कानून बनता है। तो प्रथम वाचन में देखिए क्या होता है। विधेयक की प्रतिस्थापना के साथ साथ विधेयक का प्रथम वाचन प्रारंभ होता है। यह अवस्था बड़ी सरल होती है। जिस मंत्री को विधेयक पारित करना होता है वह अध्यक्ष को सूचित करता है। अध्यक्ष यह प्रश्न सदन के समक्ष रखता है। जब स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो जो सामान्यतः ध्वनि मत से हो जाती है, तो संबंधित मंत्री को विधेयक को प्रस्तावित करने के लिए बुलाया जाता है। फिर संबंधित जितना भी मंत्री होते हैं उसको फिर बुलाया जाता है। अब द्वितीय वाचन में देखिए क्या होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है। द्वितीय वाचन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। सामान्य सामान्य चर्चा के पश्चात सदन के पास 4 विकल्प होते हैं, ठीक है ना। सामान्य चर्चा के पश्चात सदन के पास कितने विकल्प होते हैं, 4। तो यहाँ पे पहला जो दे रखा है, सदन स्वयं विधेयक पर विस्तृत धारावार चर्चा करे, ठीक है ना। धारावार चर्चा करे यानी कंटिन्यूसली चर्चा करें। विधेयक सदन की प्रवर समिति को भेज दे। विधेयक जो सदन की प्रवर समिति को भेज दे। दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दे। जनमत जानने के लिए जनता में वितरित करे, ठीक है, जनमत जानने के लिए जनता में भी वितरित करे। यदि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता है तो संबंधित समिति विधेयक को विस्तृत निरीक्षण करती प्रत्येक धारा का निरीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक धारा का निरीक्षण किया जाता है। समिति चाहे तो वह विषय विशेषज्ञों तथा विधिवेताओं से भी उनकी राय ले सकती है। पूरे विचार विमर्श के पश्चात समिति अपनी रिपोर्ट सदन को भेज देती है। फिर समिति जो होता है वो कहाँ भेज देती है, रिपोर्ट भेज देती है। इसीलिए कोई भी बिल पास होता है, कोई भी कानून बनता है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तृतीय वाचन। द्वितीय वाचन पूरा हो जाने के पश्चात मंत्री विधेयक को पारित करने के लिए सदन से अनुरोध करता है, ठीक है। जो भी मंत्री जो विधेयक को लेके आया है वो क्या करता है, सदन का अनुरोध करता है। इस अवस्था में प्रायः को चर्चा नहीं की जाती। उस समय कोई भी चर्चा नहीं की जाती है। सदस्य केवल विधेयक विरोध या पारित करने के लिए विधेयक का समर्थन अथवा उसका विरोध कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ उस पे विरोध कर सकते हैं। इसके लिए उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक है। तो उसका साधारण जो भी उपस्थित है संसद, उसका क्या है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। द्वितीय सदन में विधेयक। अब द्वितीय सदन में विधेयक जाता है, ठीक है। किसी एक सदन से विधेयक पारित हो जाने के पश्चात उसे दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। यहाँ पर भी वह 3 वाचनों वाली प्रक्रिया अपनाया जाता है, जिसका परिणाम इस प्रकार हो सकता है, ठीक है ना। सेम जिसमें जैसे पहले सदन का हो गया, जैसे कि लोकसभा हो गया, फिर दूसरे में जाएगा राज्यसभा में, तो फिर उस वही तरीका अपनाया जाएगा। ओके, विधेयक पारित कर दिया जाए और फिर उसे राष्ट्रपति के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। विधेयक में कुछ संशोधन करके उसे पारित किए जाए। संशोधन की दशा में विधेयक पहले पारित करने वाले सदन को वापस भेज दिया जाता है। इस दशा में पहला सदन संशोधन पर विचार करेगा और यदि उन्हें स्वीकार कर लेता है तो विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि पहला सदन संशोधन को मानने से मना कर दे तब इसे गतिरोध माना जाता है। अब वहां पे पहला सदन संशोधन करने का, अब मान लीजिए कि दूसरा सदन क्या कर दिया जाए, कह दे कि भाई संशोधन इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। अब पहला कह रहा है कि हम नहीं करेंगे, तो थोड़ा गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, जिसका अर्थ गतिरोध है, ठीक है ना। दोनों सदनों में इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के पास भी कुछ विकल्प
होते हैं। अब राष्ट्रपति के पास भी कुछ विकल्प होते हैं। अगर कोई गतिरोध आता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करे, जिसके साथ ही विधेयक कानून बन जाता है। अब राष्ट्रपति किसके साथ स्वीकृति प्रदान करेंगे जिससे कि कानून बन जाए या ना बन जाए? राष्ट्रपति स्वीकृति देने से पूर्व परिवर्तन हेतु सदन को कुछ सुझाव दे सकता है। इस दशा में विधेयक इसी सदन को वापस भेजा जाता है, जहां से प्रारंभ हुआ था। परंतु यदि दोनों सदन राष्ट्रपति के सुझाव मान ले या न माने और विधेयक पुनः पारित करके राष्ट्रपति को भेज दे, तो राष्ट्रपति के पास स्वीकृति प्रदान करने का अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। फिर दोनों सदन क्या कर दे भाई, स्वीकृति प्रदान करके फिर भेज दे तो क्या करे, राष्ट्रपति को फिर साइन करना पड़ता है। अब धन विधेयक वित्त विधेयक क्या होता है देखिए। वे विधेयक जिसका संबंध वित्त या धन से होता है, ठीक है ना। वित्त या धन विधेयक क्या होता है, वे विधेयक जिसका संबंध वित्त या धन से होता है, जैसे टैक्स लगाना, सरकारी व्यय करना, ऋण प्राप्त करना, या आदि धन विधेयक कहलाते हैं। यदि निर्णय न हो पाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है ना। और जो भी अध्यक्ष निर्णय होता है क्या होता है, अध्यक्ष का ही अंतिम निर्णय होता है। साधारण विधेयक की तरह धन विधेयक को पारित करने के लिए भी उन्हीं 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, परंतु इसमें कुछ अन्य शर्तें भी जुड़ी होती है। वे हैं, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। धन विधेयक कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया, जहाँ पे संसद बैठते हैं, ठीक है ना। लोकसभा से पारित होने के पश्चात इसे राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा के पास इस पर विचार करने तथा पारित करने के लिए केवल 14 दिन का समय होता है, ठीक है ना। जब लोकसभा से पारित हो जाता है तो फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन का समय होता है इस पर विचार विमर्श करने के लिए। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, ठीक है ना। राज्यसभा जो है विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। इसे या तो विधेयक पारित करना होता है या फिर कुछ सुझाव देना होता है। नहीं तो पारित हो जाएगा, नहीं तो कुछ सुझाव इसमें दे सकते हैं कि ये चेंजिंग हो सकता है, ठीक है ना। यदि राज्यसभा कुछ सुझाव देती है तो विधेयक लोकसभा के पास वापिस आ जाता है, ठीक है ना। लोकसभा इन सुझावों को मान भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में विधेयक राज्यसभा में वापस नहीं भेजा जाएगा, बल्कि इसे सीधा राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। अब अगर सुझाव दिया तो अगर लोकसभा चाहेगा तो क्या करेगा, उसको चेंज कर सकता है। अगर नहीं भी चेंज करेगा तो फिर से दोबारा क्या करेगा, राज्यसभा के पास नहीं जाता है, वो डायरेक्ट किसके पास फिर जाएगा, अब राष्ट्रपति के पास चल जाता है स्वीकृति प्रदान करने के लिए। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, यदि राज्यसभा 14 दिन तक विधेयक को वापस नहीं भेजती है, यदि कह रहे हैं राज्यसभा 14 दिन तक विधेयक को वापस नहीं भेजती है, तो यह माना जाता है कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है। इसलिए राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है और वहां से राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। फिर हमारा कानून क्या हो जाता है, बन जाता है। ओके, तो यहीं पे लास्ट हो गया। तो आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा। ये जैसे कैसे कानून बनता है इसमें पूरा बताया गया है, कैसे कैसे गुजरना पड़ता है, कितने चरण से गुजरना पड़ता है, इशारा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको आप लोग पढ़िए और इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए पढ़ करके, ताकि आप लोग को जैसे ही पेपर होता है उसमें अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से तो आप लोग को तुरंत आप लोग वहाँ से देखें वीडियो को और फिर से आप लोग अपना लिख लें। ओके, लेकिन अगर जो बच्चे अभी तक सोच रहे हैं कि हम पेपर के दिन ही करेंगे या पेपर के 1-2 दिन पहले करेंगे, तो उनको बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। क्योंकि पहले से अगर पढ़े होंगे तो उनको लिखने और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से लिख देंगे। ओके, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी नए आ रहे हैं या आपके दोस्त हैं या आपके जो छोटे भाई हैं या रिलेटिव हैं, अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो उन लोगों को बताइए कि फर्स्ट ईयर का बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे है असाइनमेंट के तौर पे, जो मैंने करवाया था आप लोगों को, वही क्वेश्चन आ सकते हैं उन लोगों को, तो वहां से वो जा करके पढ़ें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।